बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द शॉर्ट स्टोरी ऑफ एन आवर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो केट कोपिन ने लिखी है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने केट कोपिन का इंट्रोडक्शन स्टडी करना है। ये जो स्टोरी है द स्टोरी ऑफ एन आवर, इसके की पॉइंट्स देखेंगे, मेजर कैरेक्टर देखेंगे, समरी को देखेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे ताकि ये शॉर्ट स्टोरी हमें थॉरली समझ आ जाए। और इसकी थीम्स को भी देखेंगे। इन चीज़ों को देखने से हमें इस शॉर्ट स्टोरी का मेन मकसद समझ आएगा। बहुत ही इजी सी शॉर्ट स्टोरी है और इजी वर्डिंग के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। स्टार्ट करते हैं केट कोपिन से। केट कोपिन एक फ़ीमेल अमेरिकन ऑथर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और नावल लिखती हैं। लुजियाना में पैदा हुई। लुजियाना एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। 1850 के अंदर पैदा हुई और इनकी डेथ हुई है 1904 के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स में ही इनकी डेथ हुई। आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से डेथ तक अगर देखें तो 20वीं सेंचुरी की राइटर हैं। अब ये 20वीं सेंचुरी की एक ऐसी राइटर हैं जिनको कहा जाता है कि ये फेमिनिस्ट ऑथर हैं और उनकी भी फोर रनर हैं, यानी कि ऐसी फेमिनिस्ट राइटर हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बाय रिलीजन ये कैथोलिक और साउदर्न कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करती हैं। अगर कोपिन का हम वर्क देखें जिसकी वजह से इन्हें शोहरत मिली तो उसका नाम है द अवेकनिंग। ये इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस नावल है जो 1899 के अंदर पब्लिश हुआ था और ये एक ऐसा इनका वर्क है, फेमिनिस्ट वर्क इन लिटरेचर, जो पब्लिक होने के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार हुआ। अब फोकस करते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी के ऊपर जिसका नाम ही है द स्टोरी ऑफ एन आवर। ये सबसे पहले वोग मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ था 6 दिसंबर 1894 को। इसको इन्होंने सबसे पहले जब पब्लिश कराया था तो इसका नाम मुख्तलिफ था। इसका नाम था द ड्रीम ऑफ एन आवर। उसके बाद इसको दोबारा जब पब्लिश कराया गया 1895 के अंदर, तब इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसका ये नाम रखा गया द स्टोरी ऑफ एन आवर। इसको सबसे पहले जो पब्लिश कराया गया था 1894 के अंदर कराया गया था। और इसकी अगर जॉनर की बात करें कि इसको किस तरह से लिखा गया है तो इंग्लिश ज़बान में फिक्शनस स्टोरी बनाई गई है। फिक्शन से मुराद ये होता है कि इसकी हकीकत पे कोई भी बात नहीं है, ये हकीकत पे मबनी नहीं है, बल्कि जो हमारी ऑथर है उसका ख्याल है। ख्याल से मुराद ये है कि इमेजिनेशन पे बेस्ड एक स्टोरी है। अगर इस शॉर्ट स्टोरी के प्लॉट के बारे में जिक्र करें या इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में, थीम्स के बारे में जिक्र करें तो लुइस मार्लार्ड एक कैरेक्टर दिखाई गए हैं। एक फेमिनाइन औरत दिखाई गई है जो कि हार्ट की तरफ से वीक है। हार्ट की डिजीज़ है इसको, कि इसका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और सडन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक हादसा हो चुका है। कि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। इसके जो हस्बैंड हैं वो हैं ब्रेंटली मार्लार्ड। अब हस्बैंड की जो डेथ हुई है तो इसकी बहन जोसेफीन को पता लगा है कि हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब वो अपनी बीमार बहन को बताना चाहती है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है, लेकिन वो ऐसे बताना चाहती है कि इसकी बहन के दिल पे असर ना हो। क्योंकि इसके हस्बैंड की सडन डेथ हुई है। एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ट्रेनें टकरा गई हैं और अखबार में खबर आई है उन लोगों के नाम जो मर चुके हैं, उनमें ब्रेंटली का नाम। ये कुल स्टोरी है इसकी। लेकिन अगर इसकी थीम्स का जिक्र किया जाए तो इसके अंदर आपको वुमेन लेक ऑफ फ्रीडम नजर आएगा अकॉर्डिंग टू वेस्ट से मुराद ये है कि यूरोप की कंडीशन दिखाई गई है और 20वीं सेंचुरी की औरत की वो दिखाई गई है कंडीशन। अब क्या है कि वुमेन के पास लेक ऑफ फ्रीडम है, मेल डोमिनेंस रिलेशनशिप दिखाया गया। इसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर ऑपरेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। एक इल कैरेक्टर दिखाया गया है, इमेजरी दिखाई गई है लाइफ की। और वैसे भी अगर आप देखें, मैं आपको कुछ थीम्स बताऊं तो फेमिनिज्म इसके अंदर दिखाया गया है। ऑप्रेस्ड रिलेशन के अंदर आपको लव रिलेशन भी नज़र आएगा, वेस्टर्न वुमेन की आइडियोलॉजी भी नज़र आएगी, वेस्टर्न कल्चर ट्रेडिशन हर चीज़ आपको नज़र आएगी, उनका फैमिली रिलेशन आपको नज़र आएगा और वुमेन की आपको फेथफुलनेस और अनफेथफुलनेस भी आपको नज़र आएगी और वो भी वेस्टर्न वुमेन। अगर कैरेक्टर का जिक्र करें तो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरोइन है, वो लुइस मार्लार्ड है। ये एक ऐसी खातून है जो दिल के तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि इसका दिल बहुत वीक है। उसको एक ऐसी डिजीज़ है कि वो सडन अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके हस्बैंड की अभी सडन डेथ हुई है एक ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर और इसकी बहन को इस बारे में पता है और इसकी बहन इसको बताना चाहती है। लेकिन जब इसके शौहर की खबर इसको सुनाई जाती है तो ये पहले तो बहुत रोती है, लेकिन बाद में इसको खुशी की फीलिंग महसूस होती है। और इसको खुशी की जो फीलिंग महसूस होती है वो एक अजीब सी बात है जो हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे। आखिर में इसकी डेथ हो जाती है
इसको हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन वो मैं आखिर में बताऊंगी कि क्यों होता है। इसके अलावा इसके शौहर है ब्रंटली मार्लाड, वो इससे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और लुइस भी जो है वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। ब्रंटली जो है वो ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर उसकी डेथ हुई है और अखबार में ये खबर आई है। ब्रंटली को अगर देखा जाए तो वो काइंड एंड लविंग मैन है, लेकिन वो अप्रेसिव है नेचर के अंदर। वो अपनी बीवी की ख्वाहिशात को दबाता है और अपनी ख्वाहिशात को उस पर हावी करता है। और ब्रंटली आखिर में मरा नहीं होता, ये ज़िंदा होता है, और जब कहानी में ये लौट के आएगा तो क्या होगा देखते हैं। इसके अलावा जोसेफीन दिखाई जाती है जो हमारी हीरोइन लुइस की बहन है। ये अपनी बहन को खबर सुनाना चाहती है, लुइस को खबर सुनाना चाहती है कि ब्रंटली की डेथ हो गई है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है रिचर्ड, जो कि ब्रंटली का दोस्त है। रिचर्ड अपने ऑफिस में बैठा होता है कि वो अखबार पढ़ रहा होता है। अखबार के अंदर खबर लिखी होती है कि ट्रेनों का तसादुम हुआ है और मरने वालों की फहरिस्त ये है। मरने वालों की फहरिस्त में ब्रंटली का नाम होता है। जब ये सुनता है तो ये बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद ये जोसेफीन के पास भागता है बताने के लिए कि तुम्हारी बहन का शौहर मर गया है। वो जोसेफीन से कहता है कि ये बात लुइस को आहिस्ता आहिस्ता बताना, कहीं उसको दिल का दौरा ना पड़ जाए। अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लुइस मार्लाड का घर है, जिसके अंदर उसको हार्ट कंडीशन है और डॉक्टर उसको चेक कर रहा है। उसकी बहन जो है उसके साथ ही मौजूद होती है और उसको एक खबर मिलती है कि ब्रंटली की डेथ हो गई है। जोसेफीन को बताने वाला और कहीं नहीं बल्कि रिचर्ड होता है। रिचर्ड ने ये खबर जो सुनी होती है न्यूज़पेपर में पढ़ी होती है। न्यूज़पेपर में आया होता है कि ट्रेनों का तसादम हो गया है, ट्रेनें टकरा गई हैं, जिसके अंदर मरने वाले जो काफ़ी सारे लोग हैं, और उसके अंदर एक नाम जो होता है वो ब्रंटली का भी होता है। अब वो ब्रंटली का जब नाम पड़ता है तो वो जोसेफीन से कहता है कि ब्रंटली मर गया है, लेकिन तुमने ये खबर लुइस को ऐसे बताना है कि उसके दिल पे जोर ना पड़े। जोसेफीन बड़ी हिम्मत करके टूटे फूटे अल्फाजों में लुइस को बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई है। लुइस पहले तो बहुत ज़्यादा रोती है, थोड़ा शोर भी करती है। उसके बाद वो अपनी बहन से कहती है तुम यहीं रुको, मैं ऊपर वाले कमरे में जा रही हूँ। वो ऊपर वाले कमरे में जाती है और अपने आप को लॉक कर लेती है। जब वो ऊपर वाले कमरे में जाती है तो वहाँ एक खिड़की होती है। वो खिड़की के साथ अपनी एक चेयर रखती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। वो रो रही होती है कि रोते रोते अचानक उसकी जो अटेंशन है वो बाहर के दरख्तों की तरफ जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है, उसकी स्मेल की तरफ जाती है। इसके अलावा बच्चों के खेलने की तरफ जाती है। एक बंदा ठेले पे कुछ बेच रहा होता है, उसकी तरफ उसकी आवाज़ जाती है। फिर वो महसूस करती है कि जो परिंदे हैं ये गाना गा रहे हैं। वो गाना सुनती है, महसूस होती है, आसमान को देखती है, बादलों को देखती है, खुश होती है। और अचानक से उसको ये बात रियलाइज़ होती है कि अब वो आज़ाद है। और वो ये लफ्ज़ कहती है कि मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री नाउ, फ्री हूँ मैं। वो बार बार ये लफ्ज़ दोहराती है और ये बात उसके अंदर एक ऐसा इमोशन पैदा करते हैं जिसको खुशी कहा जाता है। पहले वो अपने शौहर की मौत पे उदास होती है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, अपने अंदर एक खुशी को महसूस कर रही होती है और उसका दिल जो है तेज़ तेज़ धड़कने लगता है। उसका दिल जो है गर्मी महसूस करने लगता है। वो देखती है कि वो ये सोचती है कि जब वो ब्रंटली का जसद देखेगी, उसकी लाश को देखेगी, तो वो दोबारा रोना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसे अपने शौहर के हाथों से भी मोहब्बत है, उसके चेहरे से भी मोहब्बत है, उसके देखने के नज़रिए से भी मोहब्बत है। लेकिन स्टिल ब्रंटली के मरने के बाद वो आज़ाद महसूस कर रही है और वो ये सोच रही है कि उसके आने वाले साल कितने खूबसूरत हो सकते हैं। वो दोबारा से जवान हो चुकी है, वो दोबारा से ख्वाहिशों को जी सकती है, वो दोबारा से आज़ाद है, वो दोबारा से हर चीज़ कर सकती है, वो दोबारा से मोहब्बत कर सकती है, वो दोबारा से काइंडनेस कर सकती है, वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकती है, नए सिरे से शुरू कर सकती है। उसको ये सारे जज्बात जो हैं वो ज़िंदा दिल कर रहे हैं। जोसेफीन जो दरवाजे के बाहर खड़ी होती है वो बार बार दरवाज़ा बजाना शुरू करती है। वो समझती है कि लुइस अंदर कहीं दिल की मरीज़ा है, हार्ट अटैक होकर मरी ना जाए। तो जोसेफीन अपनी बहन की वजह से परेशान होती है और बार बार दरवाज़ा बजा रही होती है, जिस पर लुइस बार बार दरवाज़ा बजाने के बाद खोल देती है, अपनी बहन की गले में बाहें डालती है, उसकी कमर में हाथ डालती है, सीढ़ियों से नीचे उतर के वापस आती है। जब सीढ़ियों से नीचे उतर के वापस आती है तो वो देखती है कि रिचर्ड जो है वो टीवी लाउंज में खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो अपनी बहन जोसेफीन के साथ जब नीचे आती है तो फ्रंट डोर पे चाबियों से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलता है। जब दरवाज़ा खुलता है क्या देखते हैं कि हस्बैंड ब्रंटली ज़िंदा है, वो मरा नहीं होता। यानी कि जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ होता है उसके बारे में उसे पता भी नहीं होता, क्योंकि वो ट्रेन में चढ़ा ही नहीं होता। तो ब्रंटली ज़िंदा होता है। जोसेफीन जैसे ही ये देखती है वो चीख मारती है। रिचर्ड कोशिश करता है कि लुइस उसको ना देखे, लेकिन जैसे ही लुइस अपने ज़िंदा हस्बैंड ब्रंटली को देखती है उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो उसको बुलाया जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर कहता है कि इसको खुशी इतनी ज़्यादा हुई है कि इसे खुशी से हार्ट अटैक हो गया, जबकि मुझे लगता है कि उसको अफसोस से हार्ट अटैक हो गया होगा। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है अमेरिकन वुमेन की थॉट,
उसका मैरिज रिलेशनशिप। उम्मीद है कि आपको शॉर्ट स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।